Let's okay. ख़वातीन और हज़रात, मिसबा आज़म आज़ाद लबों के साथ संडे शो, अनदर संडे शो। आज जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे साथ नेहा अंसारी साहिबा मौजूद हैं। अब मैं इनकी क्या आपसे इंट्रोडक्शन दूं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान की एक इंटेलेक्चुअल हैं, सहाफ़ी हैं और अमेरिका में बहुत अरसे से हैं और बड़ी नज़र रखती हैं पाकिस्तान पे भी। थोड़ी देर में हमें डॉक्टर उवैस सलीम साहब भी ज्वाइन करेंगे। वो थोड़ा सा कुछ मसरूफियत की वजह से थोड़ा बिजी हैं, मगर वो अभी फ़ौरन ज्वाइन करेंगे। ख़वातीन हज़रात, आज हम लोग आपने बड़ा कुछ सुना टीवी पर और पढ़ा बहुत कुछ, जो कि इमरान खान साहब की जो स्पीच है उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं कि क्या किस तरह से क्या उन्हें करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन ज़रा सा हम लोग कोशिश ये करते हैं आज कि थोड़ा सा उसका अगले स्टेप पर जाएं। अच्छा, और अगला स्टेप क्या है कि चलिए तकरीर तो उनकी हो गई, इसी तरह की उनकी कई और तकरीरें भी हो गई, उनके बयानात भी हो गए। लेकिन हम इन सारी चीज़ों के बाद कहाँ जा रहे हैं? क्या उस तकरीर ने हमारा केस मजबूत किया दुनिया इंटरनेशनल अदालतों में, या हमारे लिए और ट्रबल्स क्रिएट कर दी हैं? और इसको देखने के लिए ऑफ कोर्स हमें वेट करना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये है कि आज हम ज़रा सा अपनी प्रोजेक्शंस देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्या डिप्लोमेसी में मजबूती आई है इसकी वजह से, या फिर हमें और देखना पड़ेगा और ट्रबल्स देखनी पड़ेंगी जिसे कहते हैं। सो नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और नेहा जी काफ़ी बिजी हैं अपनी फैमिली की डिफरेंट चीज़ों में, लेकिन उन्होंने हमें फिर भी टाइम इनायत किया, उनका बहुत शुक्रिया। नेहा, ज़रा सा समझाइए, आप कैसे देख रही हैं अमेरिका में बैठकर? आप तो यहाँ से देखकर यहाँ की भी चीज़ों को देखती रहती हैं कि किस तरह से जो यहाँ की मेंटालिटी है, यहाँ का जो पब्लिक है वर्सेस यहाँ का जो जिसे कहते हैं ना कि जो कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की सियासत की जो मूड है, आप कैसे देखते हैं कि आप अगर उनमें से एक होती और आप इस वक्त खान साहब की तकरीर सुन रही होती, आपका जहन किस तरफ जाता? आप क्या देखती उसको? अगर मैं अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में होती और उनकी तकरीर सुन रही होती तो मैं बस अपना सर हिला रही होती, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि डिलीवरी और डिलीवरी के रही होती आप एग्रीमेंट में या डिसएग्रीमेंट या हैरत में? हैरत तो दोनों में आप समझ लें। कुछ चीजें हैरत की थी, उन्होंने जिस तरह तालिबान को मुझे लगता है डिफेंड किया, वो हैरत तो नहीं, मतलब हमें हैरान नहीं होना चाहिए इस बात पे, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत ही वाजे तौर पे हमारे वजीर आजम ने कहा कि जी अब हमें इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि और उन्होंने अपनी तरफ से तो काफी मैं कहूंगी वैलिड आर्ग्यूमेंट पेश की पाकिस्तान की पॉलिसी समझ के। लेकिन अमेरिकी और बाकी जो ममालिक हैं, एटलीस्ट जो यूरोप के ममालिक हैं, वो देखेंगे तो वो काफी हैरान होंगे कि हर चीज होने के बावजूद अब पाकिस्तान हमें कह रहा है कि तालिबान को हम रिकग्नाइज करें, उनकी हुकूमत को। तो इसलिए उस बात पे तो हैरत होगी और डिसएग्रीमेंट होगा कुछ चीजों पे, जो अगेन जिन्होंने फैक्चुअली बातें की अफगानिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तान के रोल के मुतालिक, वो ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी से मैच तो नहीं करती। लेकिन
द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्पीच जो उन्होंने क्लाइमेट की बातें की, कोविड की बातें की, इस्लामोफोबिया की बातें की, करप्शन की बातें की, वो मुझे लगा कि उसमें काफी स्टैंडिंग अच्छी थी प्राइम मिनिस्टर की। और मुझे लगा कि मुझे वो इलेक्शन वाले इमरान खान याद आ गए जो वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान थे, उनके हॉट इश्यूज वो वही थे। सो दैट वाज इम्प्रेसिव। लेकिन अगेन जब वो उन्होंने हिंदुत्व पे बात की, कश्मीर पे बात की, फिर उन्होंने उस पर बात की, क्या कहते हैं, तालिबान, स्पेशली तालिबान पाकिस्तानी रोल, तो उसमें मेरा ख्याल है आप देख रहे हैं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी खुश नहीं है उनसे। आपने देखा वेंडी शर्मन और जो डेप्यूटीज, स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटीज की मीटिंग हुई थी, उसमें सब शामिल थे, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान नहीं था। तो आप वी आर सीइंग द स्नब ऑफ डिप्लोमेटिक स्नब ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नेहा, आपने बात की कि उनका जो पहला पार्ट था, जो करप्शन पे जो उन्होंने बात की, वो तो एक तरह से वेस्ट को ब्लेम कर रहे थे कि आपके कंट्रीज में ला के रखते हैं और ये। लेकिन फिर आप जाते भी हैं वेस्ट में, आप उनसे, देखिए ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं अगर आप उन पे रिलायंस ना हो आपका, आप इतना रिलाय करते हैं उन पे, फिर आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो सब उनकी सबकी जो अब छोड़िए, अब वो तो एक एक आदमी इंडिविजुअल को तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कितने लोग हैं जो कि कनेक्टेड हैं, जिनका वेल्थ वहां पर है। अभी एक जनरल साहब के बारे में एक स्कैंडल उठा और वो जो है दबा दिया गया, इस तरह की चीजें। तो ये भी एक अजीब सी बात वो कर रहे थे। भाई करप्शन तो ठीक है, दुनिया में हर जगह होती है, लेकिन ये जो बात उन्होंने की कि आप लोग जो हैं हर चीज से उनके अपने पैसे रखते हैं, दुनिया भर के करप्ट लोगों के, ये तो मुझे लगता है कि एक तरह से बहुत ही इंसल्टिंग रिमार्क था, नोइंग द वेस्टर्न मेंटालिटी। नहीं, एंड आई थिंक दैट वाज ऑन पर्पस, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान की रीओरिएंटेशन काफी अरसे से हो रही है अवे फ्रॉम द वेस्ट। इट इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना, मूविंग टुवर्ड्स रशिया। टर्की से तो हमारा वैसे ही था, टर्की खैर हमारे में वेस्ट पे है, लेकिन आप देखें कि ये इस स्पीच में इन्होंने रशिया और चाइना को बहुत खुश किया। एंड आई थिंक ये दिस वाज मस्ट बी, एटलीस्ट मैं तो कहूंगी कि मेरा ख्याल है कि एक वैलिड, इनकी एक क्लियर कट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये बन रही है और बन चुकी है। तो वो इसीलिए इन्होंने ये कहा। और ये अगेन मैं इसलिए इंतखाबात की बात कर रही हूँ क्योंकि वो पहले भी वेस्ट को ही, मगरिब को ही ब्लेम करते थे काफी चीजों के लिए। ये उनका एक बहुत, मतलब ही वुड इन्वोक इकबाल इन इट, बट ही ऑलवेज हैड दिस काइंड ऑफ कि जी वेस्ट ने ज्यादती की और वेस्ट अपनी मनमानी करता है और हमसे अपने काम करवाता है, डर्टी वर्क करवाता है, इसलिए हमारे सारे मसले इस पे हैं। लेकिन आपने बात सही की कि हिपोक्रेसी तो बहुत थी, क्योंकि स्पेशली लॉन्ड्रिंग की उन्होंने बात की। पाकिस्तान का नाम बहुत खराब है मनी लॉन्ड्रिंग में, स्पेशली अब वो मतलब उन्होंने जो सारी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान की बहुत बुरी रेपुटेशन है स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग में। फैटफ का अब हम ग्रे लिस्ट पे, शुक्र अभी तक ग्रे लिस्ट पे ही हैं। तो उसमें हिपोक्रेसी तो बहुत थी। तो वो तो है, लेकिन आप डिलीवरी की बात करें, और सबसे बड़ी बात जो पहले नहीं थी वो अब नजर आ रही, क्लियर यूनिफाइड पॉलिसी पाकिस्तान की नजर आ रही है, जो पहले नहीं थी। स्पेशली जब अफगानिस्तान का हो रहा था, आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ और कह रहे थे, शेख रशीद साहब इंटरनली कुछ और कह रहे थे, मोहित साहब कुछ और कह रहे थे। अब एक पाकिस्तान की क्लियर कट, वेरी क्लियर पॉलिसी, अगेन कीपिंग फैक्ट्स असाइड, क्लियर कट पॉलिसी पाकिस्तान की नजर आई कि पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ये देखता है, विच इज अ रीओरिएंटेशन टुवर्ड्स ईस्ट एंड अवे फ्रॉम द वेस्ट। तो वो उसकी वजह से मैं कहूंगी कि कूडोस टू देम कि उन्होंने वो बड़ी वाजे तौर पे बयान की और अच्छी तरह बयान किया। एक और पॉइंट बिफोर आई विल गो टू डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी यूनिफाइड टुवर्ड्स ईस्ट हो रही है, तो क्या ईस्ट जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं मिलिट्री की, आपके जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं, उन्हें पूरा कर सकता है? व्हाई नॉट? अगर आप देखें कि हमारे वैसे भी हम देखेंगे कि अमेरिकन आर्म्स इन प्रोपोर्शन टू चाइनीज आर्म्स कम हो रहे हैं, एटलीस्ट इन व्हाट पाकिस्तान बजट इज जिस तरह वो हम रीओरिएंट कर रहे हैं अपने आप को। और रशिया is also carrying out certain activities with China. तो
पाकिस्तान की जो एटलीस्ट मिलिट्री मीन्स हैं, और स्पेशली अगर आप देखें, अब तो अमेरिका की तो प्रेजेंस नहीं है ना, उनकी तो प्रेजेंस रीजन में है, मतलब चले दूसरे कॉकस कंट्रीज में है, अफगानिस्तान में नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो, और as America is pulling out and pulling out of the region and concentrating on Indo-Pacific, पाकिस्तान के लिए जगह बनती है, और फिर उनके लिए, उसके साथ चाइना और रशिया के लिए जगह बनती है। तो पाकिस्तान का बैकयार्ड है, वो खुश है कि जी अगर अमेरिका चला गया, चाइना वैक्यूम फिल कर देगा उनके लिए पाकिस्तान। एंड या आई थिंक हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में अकाउंटेबिलिटी इंटरनली तो है ना, इलेक्शन होते हैं, कांग्रेशनल बजट्स बनते हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि पाकिस्तान को हम इतने एड क्यों दे रहे हैं। चाइना में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, रशिया में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। सो आई थिंक पाकिस्तान नोज के हमारी बेट्स यहाँ ज्यादा सेफ है। चलें, बहुत शुक्रिया नेहा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब, जरा सा जब आप उस वक्त तशरीफ नहीं लाए थे तो बात हो रही थी हम लोगों की कि जो हम लोग इस तरह से देखना ये चाह रहे हैं कि बड़ी बातें हुई हैं खान साहब की तकरीर में, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं। बैक स्टेज आपकी बातें सुन रहा था। अच्छा, आप सुन रहे थे, चलें ठीक है, तब तो गुड। तो देखिए डॉक्टर साहब, नेहा की बात आपने सुनी, और नेहा ने ये कहा कि अब जो है अमेरिका जो है क्योंकि खित्ते से पुल आउट हो रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिका is a neighbor of every country in the world। you know, वो लोग कहीं से जाते नहीं हैं, कि अगर उनका जाना भी हो तो वो एक्चुअली उनकी नेवी है, वो जब चाहेंगे आपके नेबरहुड में आ जाएंगे, उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इन्हीं सब चीज़ों को कि एक दफ़ा जब हमारे वजीर आजम साहब ने एक केस पेश करने की कोशिश की है दुनिया के सामने, आप ये सबसे पहले बताइए कि उनका केस ने पाकिस्तान को और कि अब जो है सारे वेस्ट में लोग जो हैं सर खुजा रहे होंगे, सबके आंखों से आंसू आ रहे होंगे कि हमने कितनी गलतियां की हैं, और अब देखिए एक ने हमारे ज़मीर को जगा दिया है। ऐसी कोई चीज़ है या लोग कह रहे होंगे कि यार हु केयर्स? डॉक्टर साहब। शुक्रिया मस्ता साहब। देखिए, जब हम ये पहला सवाल ये करते हैं बतौर, और हम तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, कि ये कैसी तकरीर थी, तो ये एक बहुत अच्छी तकरीर थी, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। बट ये एक अच्छी तकरीर थी किसके लिए, ये सवाल मेरा ख्याल है ज्यादा अहम है, क्योंकि उस तकरीर में जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए कि लूटी हुई दौलत वापस आनी चाहिए, और हम बहुत अच्छे हैं लेकिन दुनिया ने हमारे साथ बहुत मजालिम किए हैं, और ये कि अफगानिस्तान वाले जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और दुनिया को उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे वो पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के लोग तो हम लोग सब मानते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन तालिबान की बात उन्होंने की। एग्जैक्टली। लेकिन अब क्योंकि हमारे महबूब वजीर आजम ने ये कह दिया है कि वो पूरे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम और आप कौन होते हैं ये वो नहीं करते। सो माय पॉइंट इज कि ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब हम सो कॉल्ड पॉपुलर नैरेटिव की बात करते हैं तो उसके अंदर फिट होती हैं, और इसीलिए ये बातें लोगों को पसंद आ रही हैं, उस पर पजीराई भी हो रही है, वो ट्रेंड भी हो रही हैं। अब मुझे उस पर कोई हैरत नहीं है। बट अगर हम तीन लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम अगर एक मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं यहाँ से कि मिसबा साहब आपने मेरे साथ ये ज्यादतियां की हैं, और नेहा बीबी आपने मेरे साथ जो है वो ये पिछले माजी में जो है मुझे आपसे ये शिकायतें रही हैं, लेकिन अब चले मेरी शराइत पर आप हमारा ये मसला जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप दोनों मुझे बताएं कि गुफ्तगू वहां से आगे कहाँ जाएगी। जैसे आपने खुद अभी कह दिया कि ग्लोबल डिप्लोमेसी की दुनिया में जज्बात की अहमियत नहीं होती, और खास तौर पर जज्बात का इजहार भी ऐसा हो जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हो। कुछ का इजहार नेहा ने किया
मसलन सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन जो है, जो मुझे इस तकरीर में नजर आई और वो बार बार नजर आ रही है पिछले कुछ माह में, वो ये है कि एक तरफ तो हम 20 साल लोगों को ये कहते रहे हैं कि आप हमारी पजीराई नहीं करते, आप हमारी कुर्बानियों का एहसास नहीं करते, हमने आपका इतना साथ दिया है। दूसरी तरफ आप जो है वो गुलामी की जंजीरें तोड़वा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि देखें वहां पर जो है वो एक नई सुबह तुलू हो रही है। तो क्या आपने ये 70 या 80 हजार जानें गंवाई थी गुलामी की जंजीरें तोड़वाने के लिए, या वहां पर दहशतगर्दी और तालिबान का खात्मा करने के लिए? तो दुनिया के तो जो खदशात हैं आपके मुतल्लिक, उनको तकवीत मिलेगी कि जी आप पूरी तरह से उनके साथ थे ही नहीं और डबल क्रॉस कर रहे थे। फिर जब आप इस तरह की बात करते हैं कि जी देखिए इस्लामोफोबिया दुनिया में बहुत फैल रहा है और दुनिया इस पर उस तरह से तशवीश का इजहार नहीं करती, भारत में जो मसला है ह्यूमन राइट्स का और कश्मीर में और पूरे भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर दुनिया को एक्ट करना चाहिए, जो कि अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें इस पॉइंट में मेरिट है। लेकिन जिस तरह हम पिक एंड चूज करते हैं, जब दुनिया हमसे ये सवाल करती है कि जी आप जो चाइनीज मुसलमान हैं उन पर क्यों नहीं बोलते, या आप जो हैं वो दुनिया में भारत के अलावा जहां इस तरह के मसाइल हैं उन पर क्यों नहीं बोलते, तो हम ये कहते हैं कि जी हमारे उनके साथ क्योंकि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो हम पर्दे के पीछे उनसे बात करते हैं। तो फिर दुनिया के इस वक्त भारत के साथ भी बहुत अच्छे कारोबारी ताल्लुकात हैं, वो पर्दे के पीछे उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? उनके लिए क्यों ये जरूरी है कि वो भारत को डंप करके अपना पूरा वजन आपके पलड़े में डाल दें, खास तौर पर उस वक्त जब आप दुनिया के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात भी नहीं कर रहे? उस वक्त तक आप शायद दुनिया की मजबूरी जरूर थे, अमेरिका की मजबूरी थे, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। अब वो वहां से भी निकल गए हैं और कोई और सबक उन्होंने सीखा हो या ना सीखा हो पहली अफगान जंग से, मतलब मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि शायद ये दूसरी जंग को इस तरह से शुरू ही नहीं होना चाहिए था। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी थी वो फ्लॉड थी टू बिगिन विद, और उसमें वो जो जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल की किताब है उसमें भी उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है कि जब वो अफगानिस्तान पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और किस तरह से वो क्लूलेस थे। लेकिन सवाल ये है कि जो हो गया वो हो गया। ये सबक जरूर सीख लिया है अमेरिका ने और वेस्ट ने कि उन्हें तालिबान को तस्लीम नहीं करना। उनके खदशात जो हैं वो वहां से इसलिए नहीं निकले क्योंकि वो तालिबान को अच्छे लोग समझते हैं, वो वहां से इसलिए निकले हैं क्योंकि ये जंग एक तरह से अनटेनेबल हो गई थी उनके लिए। सो अब जो सिचुएशन है उसमें अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम दुनिया को ये बताएंगे कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और क्योंकि अमेरिका जा रहा है तो हम तमाम इल्जाम जो है वो अमेरिका के पलड़े में डाल सकते हैं और बैकवर्ड्स बेंड कर सकते हैं ताकि जो हमारे ड्यूरेंट लाइन के उस पार जो भाई हैं वो हमसे खुश हो जाएं और ये समझें कि हम उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं जब हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे, कि अगर उन्होंने कमिटमेंट्स पूरी ना की तो फिर जिम्मेदार भी हम होंगे? क्या हम वो वाला ब्लेम भी लेने के लिए तैयार हैं? सो ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू करते रहे। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का इदराक होना चाहिए और उसकी बुनियाद पर आप दुनिया से बात करते हैं। नेहा ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर उसमें ये शिफ्ट नजर आ रहा है कि जी हम जो है चाइना की तरफ ड्रिफ्ट कर सकते हैं और जो बाकी थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो रशिया पूरी कर सकता है। लेकिन हमने पिछले साल ये देखा था कि जब सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात में थोड़ा बहुत रखना आया था तो बड़ी हमारे यहाँ इंटरनली बातें की गई थी कि जी देखें ये अरब जो हैं ये हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अब हम अरबों को उनकी असल औकात पे लेके आएंगे क्योंकि हमारे बगैर तो वो कुछ भी नहीं है। और चंद महीने के बाद ही आपने देखा कि दोबारा से आपको वहां जाना पड़ा और रिलेशनशिप को रिपेयर करना पड़ा। आज की दुनिया में ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना कोई परमानेंट एनिमी है। आप अपनी बेट्स जो है वो हेज करते हैं, अपने अंडे आप एक बास्केट में कभी भी नहीं डाल सकते कि आज जो है मेरी तुमसे कुट्टी होगी या आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और आज के बाद मेरी सारी फरमाइशें जो है वो चाइना पूरी करेगा। और चाइना के हवाले से भी आप अगर देखें, मतलब अगर मैं नर्म अल्फाज में भी बात करूं तो बहुत सारे हमारे जो सरकारी भोंपू हैं आजकल वो आपको चाइना के हवाले से भी खदशात का
इजहार करते नजर आते हैं, CPAC पर भी सवाल उठाते नजर आते हैं, और मैं नहीं समझता कि ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं से मंजूरी के बगैर हो सकती होंगी। तो मामलात शायद उतने सीधे नहीं हैं जितनी हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें जो एक नैरेटिव आप बना रहे हैं या इंटरनेशनली सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इंटरनेशनल स्टेज पर वो मेरा ख्याल है कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो खदशात दुनिया को हमारे मुतल्लिक हैं वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सो डॉक्टर साहब, जरा सा एक सिनेरियो देखिए। आप पाकिस्तान जैसे एक कंट्री के वजीर आजम हैं, उसके जो बॉर्डर पर एक जंग होती रही। आपने ये कहने से पहले खुदा ना खास्ता नहीं कहा। नहीं, मैंने ये जरूर कहा कि आप पाकिस्तान जैसे कंट्री के, पाकिस्तान के नहीं। अगर पाकिस्तान में कहता मैं जरूर खुदा ना खास्ता यूज करता। तो आप वजीर आजम हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के और ऐसी सिचुएशन है। अब आप देखिए खान साहब के सामने क्या है कि उनके पड़ोस में एक मिलिटेंट ग्रुप ने कब्जा कर लिया है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जो लीथल आइडियाज हैं, लीथल व्यूज हैं, उनको आपके कंट्री में इन्फिल्ट्रेट करे। तो देखिए उसमें खान साहब के पास चॉइसेस क्या हैं कि वो उसको कहें कि नहीं साहब आप जो हैं दूर रहिए हमसे, हम तो बिल्कुल बात नहीं करते, हम तो चाहेंगे कि वहां पे डेमोक्रेसी आए। या उनकी चॉइस ये है वो ये कहें कि यार अब हम क्या करें, हमें इनको व्हाटएवर हूएवर दे आर वी हैव टू वर्क विद देम, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं ऑन रियलिटी ऑफ द ग्राउंड इज कि वो कंट्रोल कर रहे हैं सब चीजों को। तो वो दुनिया से सिर्फ एक तरह से अपील कर रहे हैं कि यार आप हमारा साथ दें और लेट्स मूव ऑन और देखें आगे चल के क्या होता है। तो आप ऐसे नहीं देखते इस चीज को डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल है आपका और प्रैग्मेटिक सवाल है, और ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि तालिबान का वफ्द चाइना गया, आपने देखा कि दोहा में इंडियन वफ्द के साथ मुलाकात हुई तालिबान के नुमाइंदों की, आपने देखा कि दोहा में जो दीगर मुलाकातें हुई हैं उनमें रशिया भी मौजूद था, उनमें यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद था, उसमें अमेरिका भी मौजूद था। सो ये जो एक इस वक्त एक कैच-22 सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा कि ये जंग अब मजीद आगे नहीं चल सकती, तो इस मसले को किसी न किसी करवट जो है वो बैठना था, और वो उसमें इस वक्त यही नजर आ रहा था कि जो ताकतवर ग्रुप है वो एक तरह से असेंडेंसी ले लेगा अफगानिस्तान में, जो कि उन्होंने ले लिया। लेकिन उसके आगे चल के क्या आपके लिए ये जरूरी है कि आप एक दरवाजा पूरी तरह बंद करके और पूरे दूसरे दरवाजे के सामने जो है वो रकू बजा लाएं और ये कहें कि हम आपके खादिम हैं और हम आप पूरी दुनिया में आपके वकील बनेंगे, या आप जो आपके इर्द गिर्द दूसरे ममालिक हैं उनकी तरह एक देखो और इंतजार करो की पॉलिसी भी इख्तियार कर सकते हैं। एंगेजमेंट आप जरूर रखें, उसमें कोई मजायका नहीं है, आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसमें कोई मजायका नहीं है। आप अपने खदशात जो हैं, अब जब मुईद यूसुफ साहब अमेरिका आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एम्बेसी के अंदर, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें खदशात हैं कि बदअमनी होगी अफगानिस्तान में, हमें खदशात हैं कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ हम मिल के आगे चल सकते हैं अगर कोई इस तरह का मसला हल हो जो है वो आगे चलता है और हमें उससे निबटना पड़ता है। लेकिन एक तरफ आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो आपकी फौज बॉर्डर्स पर पेट्रोल बढ़ा रही है और जो है वो बाड़े लगा रही है, दूसरी तरफ आपका वजीर आजम जो है वो वकील बना हुआ है और वो कहता है कि नहीं नहीं इनसे तो कोई खदशात है ही नहीं और ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पूरा करेंगे। तो ये वो डिस्कनेक्ट है उस पॉलिसी में जो आपको नजर आते हैं कि कोई एक शख्स एक बात करता है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको वो एक्स्ट्रा माइल इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है जब दुनिया के खदशात जो हैं वो अभी मौजूद हैं और उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब आप नहीं दे सकते, वक्त देगा। अगर आप उनका जवाब जबानी देने की कोशिश करेंगे तो उससे तासुर ये जाएगा कि आप इस वक्त उनके कैंप में खड़े हुए हैं, और अगर आप इस वक्त ये ब्रैकेट हो जाते हैं
तो उससे आपके लिए सिफारती सतह पर भी, माशी मैदान में भी और दीगर कई हवाले से, खास तौर पे जब हम FATF के हवाले से जो है वो एक कड़की में जकड़े हुए हैं, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। नेहा, अभी कुछ दिन पहले एक फोरम पर बात हो रही थी, तो ये कहा गया कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वहाँ के ऊपर चीज़ें ऐसे होती हैं कि मतलब वो लोग जो हैं वहाँ पे जो हुकूमतें हैं ऐसे आंखें बंद करके फैसले नहीं कर सकती, कि अब जैसे तालिबान की हुकूमत आ गई है तो अब वो लोग जो हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि उनकी पब्लिक का क्या मूड है, वहाँ पे थिंक टैंक्स कैसे उसको देख रहे हैं, मीडिया कैसे देख रहा है, उस बेसिस के ऊपर वो अपनी अगली पॉलिसी मुरतब करेंगे, या वो ये देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई ऐसा बड़ा वाइटल इंटरेस्ट हो जाता है, निकल आता है, तो फिर कि वहाँ के ऊपर लैंथेनाइड्स की सप्लाई शुरू हो जाती है चाइना को और इस तरह की चीज़ें, और ये पता चल जाता है कि वाकई वहाँ पे $3 ट्रिलियन के रेयर अर्थ के जो मटेरियल मौजूद है, ये सब चीज़ें, तो उन्हें तो आप एक तरफ रखें। तो लेकिन उसके ऊपर जो उसका जो काउंटर जवाब आया वो ये आया कि देखिए वेस्ट में भी वो लोग सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। इराक जो था उन्होंने एक तरह से गलत वो करके पब्लिक के अगेंस्ट जाकर वहाँ के ऊपर भी चले गए। तो खान साहब बेसिकली उनको यही बता रहे थे कि आप अपनी जो इस पॉलिसी को इवैल्यूएट करें और उसमें देखें कि क्या आपको फायदे हो सकते हैं या क्या दुनिया को फायदे हो सकते हैं अगर आप तालिबान को एक्सेप्ट करें। आप कैसे देखती हैं इस चीज को, इस सवाल को और इसके जवाब को? देखिए, वैसे जो वज़ीर आज़म ने जो आर्ग्यूमेंट पेश की वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। वो कह रहे हैं कि जो बातें दोहा में हुई थी, जो मुज़ाकरा दोहा में हुए थे, आपकी जो डिमांड्स थी दोहा में, वो सारी चीजें तालिबान कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। तो आप अगर उनको इंसेंटिव दें, माशी इंसेंटिव दें, उनको तस्लीम करें, उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर उनको तस्लीम करें, हर चीज करें, तो ये आपको यू विल इंसेंटिवाइज देम कि वो ये सारी चीजें जिस पे आप चाहते हैं जो वो कि तालिबान करें उस पे वो अमल करेंगे। तो उस सेंस में आई थिंक ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मसला यहाँ आता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है इतनी कि आप पाकिस्तान किस वजन से ये बातें कह रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान खुद अपनी इट गोज बैक ऑन इट्स वर्ड्स। वी नो पाकिस्तान का क्या रोल था, एंड वी ऑल्सो नो कि पाकिस्तान की बातों पर या प्रोमिसेस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो अगेन जो डॉक्टर सलीम अवैस साहब ने बात की कि डोमेस्टिकली ये बातें बिल्कुल ठीक हैं और इवन लॉजिकली ये आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से वैलिड थी, लेकिन ये इसका कोई सीधा रास्ता नहीं है और ये कोई सिंपल बात नहीं है कि जी आप रिकॉग्नाइज कर लें और ये कर लेंगे सारे बातें। लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज एक दफा कर लिया तो आपकी लेवरेज खत्म हो गई है। फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ये कहेंगे जी हमने आपको तस्लीम कर लिया, अब आप वादा करें कि आपकी सारी 4 पॉइंट्स आप इस पे अमल करेंगे। वो कहते हैं हम नहीं करते, या वो कहते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पे तो IS अटैक कर रही है, तो हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी हमें कंट्रोल करना है, तो अभी हम ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीजें हम साइड पे रखते हैं। फिर आप क्या करेंगे? तो इट्स नॉट वही बात है कि आसान नहीं है। और क्योंकि इट्स वही आपने बात करा कि अमेरिका, यूरोप, वैसे अभी यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, पहले उनको वो भी समेटना है। फिर ऊपर से उनके एज यू सेड इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत हैं। इट्स नॉट जस्ट मीडिया एंड इन मीडिया और पब्लिक तो है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। उनकी इकोनॉमिक सेक्टर है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी काफी चीजें, तो उनको वो देखना है कि आगे से क्या हो सकता है। और फिर अब अमेरिका भी एक क्वाड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मिडल ईस्ट। वो अब अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को मशरिक वस्ता के सेंस में देखते हैं। वो इंडो पैसिफिक जाना चाह रहे हैं। वो इंडिया और
ईस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, चाइना लाइक बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड एवरीथिंग ऑन चाइना। तो शायद ये हो सकता है कि अगर वो देखें, जैसे आपने इस पे बात की कि अगर चाइना अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है अफगानिस्तान और खत्ते में, तो शायद प्रेशर आए यूरोप और अमेरिका की हुकूमतों पर कि वो वापस वो अपना रीओरिएंट करें। लेकिन अभी तक जितना जो बाइडेन, मेरा ख्याल है वो बस तंग आ गए, वो तंग आ गए अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से तंग आ गए। तो वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान को की तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान की सुनी जाए। तो आप समझती हैं कि ये जो इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है वो बेसिकली एक पॉज है, थोड़ा सा उसको सेकंड थॉट देने का कि हम किस तरह से इस एरिया को डील करें, ये आपका पॉइंट है नेहा? आई वुडंट पॉज समझ लें, ओनली इन द सेंस के मे बी इस हुकूमत के लिए पॉज नहीं है, इस हुकूमत कोई बहुत बड़ी ब्रेक चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। वो तंग आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं दैट्स इट, वी डन। अगली हुकूमत अगले इलेक्शन 2024 में है। ये हो सकता है कि अगर किसी और की हुकूमत आए, अगर मतलब डेमोक्रेट्स ही आए, जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप या रिपब्लिकन आए, अगर डेमोक्रेट्स ही आते हैं और जो बाइडेन नहीं लड़ते, तो शायद उनके लिए वापस पाकिस्तान और ये हिस खत्ते की तरफ दोबारा शायद प्रेजेंस आनी, दोबारा ये कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दें। लेकिन बाइडेन हुकूमत के लिए एटलीस्ट 2 साल तक मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल भी चाहेंगे कि वो इस खत्ते में इन्वॉल्व हों, पाकिस्तान की बात सुने या तालिबान को रिकग्नाइज करें। हाँ, ये हो सकता है अगर कोई मेजर अटैक हो ISK की तरफ से या किसी भी दूसरे मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से, जो पता चला कि जी अफगानिस्तान से हुआ है अटैक, वो या अमरीकी शहर में हो या किसी बड़े यूरोप शहर में हो, दैट कैन चेंज थिंग्स। डॉक्टर साहब, नेहा ने जो बात कही कि उसमें वजन है कि आप देखें कि जो वहाँ के खत्ते की सूरत हाल है उसके हिसाब से जो कुछ भी पाकिस्तान के ऑप्शंस हैं वो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो शायद फौरी तौर पर कुछ करना ना चाहे बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट एंड ऑल। तो ये ज़रा सा आप हमें एनलाइटन फरमाइए डॉक्टर साहब कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की पॉलिसी का उस पूरे खित्ते पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप देखिए, जो नेहा ने भी इसका जिक्र किया कि जो अमेरिका की जो टिल्ट है वो इंडो पैसिफिक की तरफ, उस तरफ ज़्यादा बढ़ रही है कि वो चाइना और इंडिया की तरफ। लेकिन जहाँ इंडिया है वहाँ पाकिस्तान है, उसको पाकिस्तान से तो फिर डील इन एनी केस करना पड़ेगा, डोंट यू थिंक वैस? देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को बाइनरी में देखने की कोशिश करते हैं, ब्लैक एंड वाइट में हम समझने की कोशिश करते हैं, और डिप्लोमेसी के दुनिया में चीज़ें उतनी ब्लैक एंड वाइट होती नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो हुकूमत है वो भी आजकल यही करने की कोशिश कर रही है। देखें, हम अपनी जो हमारी तकरीबन अब 74 साल की तारीख हो गई है, उसमें हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है उसका बार बार तस्करा करते रहे हैं और उसका फायदा भी उठाते रहे हैं। लेकिन उसमें से हुआ क्या, हमने जब भी हम पहली जंग में शामिल हुए, हम दूसरी जंग में शामिल हुए, उसके बाद हमने जो दूसरी जंग है खास तौर पर, पहले 10 साल तो हम ये जंग लड़ते रहे इस ख्याल से जो है वो हल्का हल्का हाथ हमने रखा हुआ था बॉर्डर के पार भी, ये सोच कर के नहीं अमेरिका जाने ही वाला है, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम दोबारा से इकट्ठे होंगे। तो उसके बाद जब आपने ऑपरेशन किया तो वो ऑपरेशन भी आप पिक एंड चूज करके करते रहे। सो दुनिया जो है वो आपको लेवरेज देने को तैयार थी, लेकिन आपने उस लेवरेज का गलत फायदा उठाया और आपका ये ख्याल था कि दुनिया उसके बावजूद जो है वो उसको नहीं समझेगी जो आप कर रहे हैं। दुनिया समझ चुकी है और अब अमेरिका में ये हाल है, क्योंकि हम जो कॉन्टेक्स्ट है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप का वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको समझने के लिए,
कि आपको कभी रिपब्लिकन हुकूमत में होते थे, कभी डेमोक्रेट्स हुकूमत में होते थे, और कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी की तरफ से आपको रिलीफ मिल जाता था। इस वक्त जो अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन की हियरिंग्स हुई हैं कांग्रेस में और सेनेट में, बाय पार्टिजन, कांग्रेस के सेनेटर्स ने भी और रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी और जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं, दोनों ने पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसका कोई डिप्लोमेटिक जवाब देने की बजाय उनके साथ एग्री किया है कि हाँ, पाकिस्तान ने डुप्लिसिटी का मुजाहरा किया हमारे साथ, जिसकी वजह से हम ये अहदाफ हासिल नहीं कर सके। आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, बट दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज आफ्टर 20 years। और जिस मिसट्रस्ट की हम बात करते हैं वो 20 साल में बढ़ा है, और उसकी वजह से उन्होंने अब अपना पूरा वजन उठा के जो है वो इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। वो जो एक वक्त में हुआ करता था कि नहीं नहीं, हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, हमें जो है वो बैलेंस आउट करना है, अगर इंडिया को कुछ देना है तो पाकिस्तान को भी साथ जो है वो कुछ ना कुछ हमें इंसेंटिव देना चाहिए, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। जो हमारा ये ख्याल था कि हम दुनिया के साथ एक रशियन रॉलेट खेलते रहेंगे और दुनिया को कहेंगे कि हमें टीका लगाओ, कभी मुआशी और कभी किसी और किस्म का, वरना हम अपने आप को गोली मार लेंगे, प्रोवर्बियली स्पीकिंग, क्योंकि टेररिज्म जो है वो हमारे खत्ते में और हमारे बॉर्डर पर हमेशा से एक हथियार रहा है। अब दुनिया कहती है कि भले आप अपने आप को गोली मार लें, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, हम चीजों को अपने तरीके से देखना चाहते हैं। और ये नहीं होगा कभी, जितना मर्जी हम डेस्परेशन का इजहार करें कि अमेरिका या कोई और मुल्क जो है वो भारत के साथ जो अपने कारोबारी ताल्लुकात हैं उनको हर्ट करके आपके एजेंडे पे आके आपसे बात करेगा। आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ेंगी, आपको जो है थोड़ी बहुत जो स्पेस बाकी रह गई है उसमें मनूवर करके अपने लिए और जगह बनानी पड़ेगी। और डिप्लोमेसी की दुनिया में और कम्युनिकेशन की दुनिया में अक्सर एक कॉन्सेप्ट हम खैर क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी का, कि जब आप चीजों के बारे में श्योर ना हो तो आप इस तरह की गुफ्तगू करें जिसमें आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी भी मिले और आप पॉसिबिलिटीज जो हैं उसमें से ज्यादा ढूंढ सकें। हम, जैसे मैंने कहा कि हमारी हुकूमत इस वक्त चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश कर रही है, ये कामयाब नहीं होनी स्ट्रेटेजी। इससे अगर हमारे खिलाफ इस वक्त दुनिया में एक सेंटिमेंट है उसमें इजाफा होगा, हमें उसके नुकसान होंगे। अगर हमारा ये ख्याल है कि चाइना वो सारा गैप फिल कर सकता है तो ये विशफुल जरूर है, लेकिन ये आगे जाकर कितना प्रैक्टिकल होगा, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। चाइना ज़ाहिर तो इस वक्त इंडिकेशंस नजर आती हैं कि एक रोल अफगानिस्तान में लेने को भी तैयार है, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, तालिबान के साथ उनकी रिलेशनशिप क्या होगी, क्या तालिबान जो है वो वाकई इस बात पर तैयार होंगे कि वो अपने बॉर्डर से बाहर ना निकलें और खत्ते में कोई इस किस्म की कार्रवाइयां ना करें जिसकी वजह से दोबारा उनको निशाना बनाया जा सके। ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब वक्त देगा, अभी फौरी तौर पर इनका जवाब देना मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप भी अपनी जो ये एक ऑफेंसिव पोजीशन है उससे थोड़ा सा पीछे हट जाएं। ऑफेंस जो है वो हमेशा एक बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होता डिप्लोमेसी की दुनिया में। देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी अपनाएं। ये जरूर आप दुनिया को बताएं कि जी देखें, हम जो है बॉर्डर के पार मौजूद हैं, हमारा इमीडिएट कंसर्न है, हम अपने कंसर्न्स का इजहार भी करें, उनके हवाले से दुनिया को ऑन बोर्ड भी लेने की कोशिश करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि तालिबान ने हमसे ये कहा है कि आप पूरी दुनिया में जाके हमारा मुकदमा लड़ते रहें और हमें जो है वो हीरो बनाने की कोशिश करते रहें। वो रोल हमने खुद से एज्यूम कर लिया है, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि इस तरह से हमारे तालिबान के साथ शायद ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हो सकते हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो शायद मजीद गहरी हो सकती है। वैसे देखिए, ये जो वहाँ पे जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है, आप देखिए उसमें जो कुछ होता रहा है कि जिस तरह से अभी नेहा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा। नेहा ने ये कहा कि जो वेस्टर्नर्स हैं वो
तंग आ गए हैं इस सारी चीज़ों से, और इस चीज़ में काफ़ी वज़न लगता है मुझे। उसकी वजह ये है कि आपने ब्लिंकन का हेयरिंग का जिक्र किया, लेकिन कुछ ही दिन पहले मैं सुन रहा था जनरल मोलन को। जनरल मोलन ने से जब पूछा गया पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने एक तरह से ठंडी सांस भर के कहा, लेकिन जो कुछ कहा उसमें बड़ा वो बड़ी खतरनाक बात थी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो अब कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, वो जो है दे डिजर्व तालिबान एंड सो दे गेट देम। तो आप ये देखें कि अच्छा, और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जो अमेरिका की जो ये एटीट्यूड है ये इसलिए है कि तालिबान ने उनको शिकस्त दे दी और ये सब। लेकिन जब तालिबान ने शिकस्त नहीं भी दी थी तब भी अमेरिका ये कहता था कि पाकिस्तान से असलहा चला जाता है। आपने पढ़ी होगी किताबें, कई जगहों पे लिखा गया है, कई लोगों ने लिखी हैं ये चीज़ें इस तरह की। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा, और एक और पॉइंट उसमें ये है कि ट्रम्प साहब जब तक थे शुरू में तो उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी कि जब उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक थ्रेड किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको एक तरह से सपोर्ट में पाकिस्तान की बातें भी की, इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल भी दी, बुलाया भी, हमारे जनरल साहब तशरीफ ले गए, उनको तोपों की सलामी भी पेंटागन में मिली और वो सब। तो आप कैसे ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या ये कोई ट्रांजिशनल चीज है कि ये जो नई एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सोचती है, या ये कोई अमेरिका की आने वाली पॉलिसी भी यही होगी, पेंटागन भी इस पे ऑन बोर्ड है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ट्रांजिशन हो चुकी है। आप तो कह रहे हैं ना कि ट्रांजिशन होगी। मैंने आपको जिस सेंटिमेंट का इजहार किया कांग्रेस में, सेनेट में, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसमें कोई इबहम नहीं है और उनके दरमियान कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। ऐसे लगता है कि सबके सब एक ही पेज पर हैं। फिर उसके बाद जो जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक वक्त में ये होता था कि उन्हें लगता था कि नहीं हमें पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहिए। आपने ट्रंप के ट्वीट का जिक्र किया। ट्रंप का जो ओरिजिनल ट्वीट था जहां से सारा तूफान खड़ा हुआ था, वो उनके सेंटिमेंट्स का इजहार था, या शायद उसमें ब्रीफिंग्स का भी किसी हद तक जो है वो अमल दखल होगा। लेकिन उसके बाद जो फिर एक वार्मिंग अप ऑफ रिलेशनशिप्स हुई थी, वो मोर और लेस टेक्टिकल थी, क्योंकि उस वक्त जाहिर है उन्हें इनखला करना था, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत थी। जब तक आप ने देखा कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद भी जब तक पूरी तरह से विड्रॉल हो नहीं गया, आपको इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एटलीस्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नजर नहीं आती थी। लेकिन अब आपको वो बार बार नजर आनी शुरू हो गई हैं। फिर आप एक क्लियर स्नब देख रहे हैं कि कभी आपको एनवायरनमेंट के हवाले से मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। अब फोन का तो खैर अब मजाक ही बन गया है, सो मैं उसकी बात नहीं करता। उसके मुकाबले में जिस तरह का एक वो दिया गया है इस वक्त प्रोटोकॉल मोदी को मौजूदा दौरे में, अगर आप जो मुआहदे हुए हैं उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करें तो वो एग्जैक्टली आपको लगेगा कि ये वो जो पैकेज हमें मिला था 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद, और वो जो कैरी लूगर बेल था, और फिर हमारे जो है वो मुख्तलिफ सतहों पर मुज़ाकरात शुरू हुए थे, कमेटियां बनी थी, वो ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा उठाकर और थोड़ा सा एक्सटेंड करके उनको दे दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे हवाले से वो जो थोड़ी बहुत खुशगुमानी मौजूद थी अमेरिका के अंदर कि शायद एंगेजमेंट हो सकती है, शायद मामलात बेहतर हो सकते हैं, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और वो पूरे का पूरा वजन जो है वो इस वक्त इंडिया के पास है, और उसका पस मंजर जो है वो सारा मुआशी है। उसका पस मंजर ये है कि खत्ते के अंदर वो उनके लिए एक रोल देखते हैं। उसका पस मंजर जो है वो अब आपको क्वाड की मीटिंग्स की सूरत में भी नजर आता है। सो ये सारी वो चीजें हैं
जिन्हें हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जरूर होगी, लेकिन उस इंपॉर्टेंस की एक लिमिट है। वी कांट पंच अबव आवर वेट। हम वो कोशिश करते हैं ना, वहां आके फिर मसला पैदा हो जाता है। नेहा, अब हमारे पास 4-5 मिनट रह गए हैं, तो मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ। श्योर, अगर आप डॉक्टर साहब की किसी कमेंट पर कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं ये सवाल डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, जो एक कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज वहाँ के ऊपर उठी हुई हैं। एक कॉन्स्पेरेसी थ्योरी जो कि कुछ बहुत ही रिनाउंड लोगों के मुंह से भी मैंने सुनी, वो ये है कि जो अमेरिका की जो पूरी पॉलिसी है उस रीजन में, उस रीजन को डिस्टेबलाइज रखना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो चार्ल्स कपचन ने जो लिखा है अपनी किताब में कि जब मिडिल ईस्ट में ऑयल हुआ तो उसको एक तरह से डिस्टेबलाइज रखने की एक तरह की पॉलिसी थी, और उसकी वजह ये थी कि कोई और उनके जो एनिमीज हैं वो लोग उस वहां की जो वेल्थ है उससे फायदा ना उठा सकें। तो यही कहा जा रहा है कि क्योंकि कोट एंड कोट क्योंकि वहां पर ह्यूज ज़खायर हैं जिसकी अमेरिका को अभी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत उसे आज से 20 साल के बाद या 50 साल के बाद हो सकती है। तो इसलिए इलाके को डिस्टेबलाइज रखो इस हद तक कि चीजें हाथ से भी ना निकलें, और ये रहे कि वहां पर कोई आकर वहां पर अपनी रिग्स ना लगा सके और कुछ ना कर सके। और जब हमें जरूरत पड़ेगी देन वी विल फाइंड द वे टू गेट इन एंड वर्क विद देम, और इस तरह से दोबारा से हम अपनी फौज को वहां ले जाएंगे और किसी भी बहाने और कुछ भी। और उसकी जो एक मिसाल दी जाती है वो ये दी जाती है कि आप देखिए कि जब दोहा मुज़ाकरात हुए उसमें जो अफगान गवर्नमेंट थी, जो कि मतलब लेजिटिमेट वहां की गवर्नमेंट थी, उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। आप कैसे देखती हैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को? मैं तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इतना इसको ना वजन दूंगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लंबी कोई उस तरह की सोच है, क्योंकि अमेरिका को काफी शिकस्त हुई है इस तालिबान अफगानिस्तान में। वो काफी एम्बेरस होके निकले हैं, उनका बहुत पैसा डूबा है। उनके अभी ये होगी इन्वेस्टिगेशंस के सारा टैक्स पेयर डॉलर पैसे वहां पे कहाँ गए, कैसे गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अगेन इट्स अ कंस्पिरेसी थियरी आई थिंक, तो उसको वहीं रहने दें। लेकिन इस पे भी मैं जरूर कहूंगी कि जब इन्होंने ये मुज़ाकरा दोहा में कर रहे थे, और जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली चले ना कहें, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, और उसको इन्होंने कोई जगह नहीं दी उन मुज़ाकरात में। तो ये अमेरिका पहले भी कर चुका है। वियतनाम में एग्जैक्टली उन्होंने यही किया था कि जो साउथ वियतनाम की हुकूमत थी उसको उन्होंने शामिल ही नहीं किया मुज़ाकरात में, और उनको आखिर में बता दिया कि अच्छा जी हमने ये फैसला कर लिया है, अब आप ये करेंगे, आपके पास इतने साल हैं, इतने महीने हैं। तो इसमें एक तो दिस इज अमेरिकन बिहेवियर, इनको जल्दी निकलना था, और तो एक तो वो एक प्रॉब्लम इनका वैसे ही है क्योंकि जल्दी निकलना था, पैसे कम थे, टाइम कम था। इसमें एक जो अब बातें सामने आ रही हैं वो है द रोल ऑफ ज़ल्मे खलीलजाद, कि जो खलीलजाद साहब थे उनका अपेरेंटली अशरफ गनी के साथ कोई बड़े सदियों से ताल्लुकात खराब थे। तो अब वो भी बातें सामने आ रही हैं कि खलीलजाद साहब की जरा उनसे बात की जाए, थोड़ी आई डोंट नो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होगी कि नहीं, कि उन्होंने, जितना मैं पढ़ रही हूँ वो ये लग रहा है कि उन्होंने अशरफ गनी को साइड पे रखा, ही मेड श्योर कि वो ना हो, और उन्होंने बहुत उनके बारे में बातें कही, बहुत नेगेटिविटी फैलाई। तो आई डोंट नो कि ये पर्सनल एक प्रॉब्लम थी या ये एक इंस्टीट्यूशनल एक डिसीजन था, लेकिन हम अगर तारीख पढ़ें तो ये पहले भी अमेरिका कर चुका है। तो आई थिंक इट वाज जस्ट मिस स्टेप्स एंड मिसकम्युनिकेशन। मैं नहीं समझती कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी को इतना मैं कहूंगी। लेकिन लास्ट पॉइंट में बस जो आई नो वक्त कम है, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एंगेजमेंट की, अब कहते हैं ना कि उन्होंने बहुत एंगेजमेंट की, और इस आप याद रखें कि सारी जब ये एंगेजमेंट हो रही थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और मैं उस वक्त सहाफ़ी थी पाकिस्तान में, तो मुझे मालूम है कि
अमेरिका बहुत इन्वॉल्व था इन सिविलियन थिंग्स, नॉट जस्ट इन मिलिट्री। तो और कैरी लूगर बिल का फिर हमने हशर मीडिया में क्या किया, हमें मालूम है उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसमें इन सारे जब ये सब हो रहा था, जो एंगेजमेंट हो रही थी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडेन। तो उनको ये मालूम है कि हमने कोशिश कर ली है पाकिस्तान के साथ, उसमें कोई हमने कुछ भी इसमें हमारा इफेक्टिवनेस नहीं रही है, तो इसलिए अब वो, जैसे मैंने कहा, तंग आ गए। डॉक्टर साहब, आपने नेहा की भी बात सुनी। अगर इफ आई वुड बी द डेविल्स एडवोकेट, मैं तो कहूंगा कि इस थ्योरी में बड़ी जान है। ये तो हुआ है तारीख में ऐसे, ये तो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बताते हैं कि इसी तरह से मिडिल ईस्ट को भी प्लान किया गया था। तो व्हाई नॉट नाउ? यू हैव 3 minutes। देखें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, वो आपको हमेशा सच इसलिए लगेगी क्योंकि उसमें 2 और 2 4 होना जरूरी नहीं है। वो 3 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर मिल जाती है जिसको आप ड्रैग करके उसके साथ अटैच कर सकते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, पहले अगर ऐसे हुआ था तो ये ऐसे हो सकता है। और ये बात ठीक है कि इस खत्ते के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसियां रही हैं, उनके अंदर बहुत चॉपिंग एंड चेंजिंग हुई है। कभी टॉक फाइट हुआ है, कभी कारपेट बॉम्बिंग हुई है, कभी कुछ और हुआ है, कभी विड्रॉल हुआ है, कभी दोबारा वापसी हुई है। लेकिन देखें, इसका जो पॉलिटिकल एनालिसिस है ना, वो बहुत ज्यादा किया जा सकता है, और आप जिस तरफ से भी उसको देखने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा, आपको लगेगा कि वो सही है। आइंदा क्या होता है उसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा बड़ा रूरल किस्म का बैकग्राउंड है, और जो देहात का चौधरी होता है ना, उसके अंदर एक खास तरह की एरोगेंस होती है, और वो जब तक राह चलते 2-4 लोगों को चपेड़े ना मारते, उसकी तसल्ली होती नहीं है। अमेरिका, और दूसरा जो उसका मसला होता है कि वो अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखता, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और वो ये बताने की कोशिश करता है आपको कि नहीं, मैंने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि वो इस पोजीशन में होता है कि वो ये कर सकता है। हम वी कैन डिसएग्री ऑल वी वांट जो अमेरिका ने किया, और उसमें बहुत सारी चीजों में मेरिट भी होगा, लेकिन क्या हम उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो चीजों को उस तरह से देखे जिस तरह से हम देखना चाहते हैं? दैट इज द पॉइंट। हम बहुत बात करते हैं, अमेरिका के अंदर बहुत छप चुका है कि जी देखें, $3 ट्रिलियन से ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान में खर्च कर दिए। देखें, अमेरिका ने, इंडिया ने $3 अरब जो है वो अफगानिस्तान में लगाए थे, और वो जाया हो गए, और वो उनकी इन्वेस्टमेंट किसी काम नहीं आई। लेकिन पॉइंट इज कि अमेरिका इस पोजीशन में था कि वो $3 ट्रिलियन जो है वहां खर्च कर सकते थे। इंडिया इस पोजीशन में है कि वो $3 बिलियन जो है वो स्टेक पर लगा सकते हैं। हम तो जो है वो $200 मिलियन के लिए दुनिया में घूमते फिरते हैं कि कहीं से हमें मिल जाए और हमें थोड़ी सी सांस आए। ये वो स्ट्रेंथ और वीकनेस की पोजीशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हम अपनी पोजीशन ऑफ वीकनेस से दुनिया को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारे प्रिज्म से मामलात को देखे। आइंदा क्या होता है उसके मतलब ऐन मुमकिन है कि आइंदा फिर कोई इस तरह का वाकया हो जैसे नेहा ने कहा, और फिर उनको एक दफा फिर एंगेजमेंट की जरूरत पेश आए, तो हमारा तो मौशी मसला जो है वो हमेशा रहेगा। तो हम शायद दोबारा किसी तरह के पैकेज पर उनकी असिस्टेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। और दूसरा, मुझे तो जाती तौर पर अभी भी ये यकीन नहीं है कि जो खुशगुमानी हमें तालिबान से है वो उस तरह से पूरी हो सकेगी। फिर हमें दाएं बाएं दौड़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि अब हमारे ऑप्शंस क्या हैं। क्योंकि आप ये मत भूलें कि तालिबान जिस घोड़े की पीठ पर बैठकर यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर हमारा ये ख्याल है कि वो उससे नीचे उतर जाएंगे वहां अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद, तो वो नहीं उतरेंगे। और आपने देखा कि जितनी कोशिशें थी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए, वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। उन्होंने अभी तक वो स्टिक कर रहे हैं अपने ग्राउंड पर कि हम अपनी मर्जी के लोगों के बगैर किसी और को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो चीजें जो हैं वो इस वक्त बड़ी फ्लूइड हैं, और जब चीजें फ्लूइड हों और जो है वो गोलाबारी हो रही हो, तो उस वक्त समझदार लोग यही करते हैं कि वो एक साइड में रह के इंतजार करते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, वो उसके बीच में जंप करने की कोशिश नहीं करते।
तो ख़वातीन हज़रात, आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी और ऑफ कोर्स आपको ख़ुद अपना असेसमेंट करना है कि भाई वहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है। और अगर देखा जाए तो जो वहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन तो है, काफ़ी वॉलेटाइल है इस वक्त, और आने वाले दिनों में हम कुछ नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है। आने वाले दिनों में तो हम लोग अब इस टॉपिक को पे बात करते रहेंगे। स्पेशली हमारा संडे का जो शो है, सैटरडे को तो हम लोग ज़रा पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर बात करते हैं। तो आप ज़रूर हमें ट्यून करते रहिए, लाइव ट्यून करते रहिए हर संडे को। पाकिस्तान का टाइम 10 बजे और अमेरिका का ईस्टर्न टाइम 1 बजे दिन में। अभी यहाँ पर टाइमिंग चेंज होने वाला है थोड़े दिन में, और फिर ये है कि पाकिस्तान में अगर हम उसी टाइम पर करें तो पाकिस्तान में जो टाइम है वो 11 बजे रात हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने फैसला नहीं किया है कि हम लोग अपना टाइम चेंज करके पाकिस्तान में 10 बजे ही रखें या फिर उसे चेंज कर लें और वहाँ पर यही शो 11 बजे रात में हो। तो इसके साथ ही मुझे और मेरे दोनों मेहमानों जनाब डॉक्टर उवैस सलीम, डॉक्टर साहब को पता नहीं क्यों मेहमान कहते हुए मुझे ऑकवर्ड लगता है, वो तो हमारे अब अपने ही आदमी हैं। हम हर दूसरे हफ्ते उन्हें परेशान करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें ज्वाइन कर लें, और वो बहुत ही हमारे साथ अच्छी तरह से हमेशा हमें टाइम भी इनायत कर देते हैं। वो अपना भी शो करते हैं और तो जाहिर है वो बिजी आदमी है, प्रोफेसर हैं। फिर हमारी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं मोहतरमा नेहा अंसारी साहिबा का ये एक्सप्रेस न्यूज़ में होती थी, उसके बाद ये पाकिस्तान अमेरिका तशरीफ़ ले आई यहाँ पर अब वो पीएचडी प्रोग्राम में आ गई थी, तो अब वो यहीं पर हैं उसके बाद से। तो ख़वातीन और हज़रात, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नए ग्रुप के साथ। बहुत इम्कानात हैं कि हम उवैस सलीम साहब को फिर से कहेंगे, और नेहा जी आपको भी हम इनवाइट करते रहेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी बिजी थी और आपने हमें टाइम इनायत किया। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। अल्लाह निगहबान।